हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउट नॉट लर्न एंड फन पे। और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागेमेटोजेनेसिस। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मेल पार्ट्स और मेल फर्टिलाइजेशन के जो कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे और इवेंट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। एंड इन दिस लेक्चर विल कवर अबाउट क्या कहते हैं जो भी फीमेल के पार्ट्स हैं, कैसे फीमेल का जो मेगास्पोर है वो बनता है, कैसे गैमेटोफाइट बनता है, वो सारी चीजें आप लोगों को हम बताने जाएंगे। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 देख लेना। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में एंड माइक्रोस्पोरेंजियम वगैरह क्या होता है, एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर, स्टेमन का जो भी सारी के सारी लेयर्स हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। सो प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है। जो भी एंथर की लेयर्स वगैरह होती हैं उनके फंक्शंस वगैरह जो होते हैं वो भी सब कुछ करवा दिया है, तो वो सब आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तो उनको देखना ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात ये कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप लोगों को होमवर्क अटेम्प्ट करना है। होमवर्क आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कमेंट सेक्शन में भी जो पिन होगा उसको हम करवा देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिन करवा के लिंक डलवा दूंगा मैं, तो वो होमवर्क ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आप होमवर्क करते रहेंगे तो आप लोगों की जो एमसीक्यूज वगैरह की प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू हो जाएगी। क्यों ही बाद में करना है ना अलग से एमसीक्यूज, जब साथ में करने को मिल रहे हैं तो कर लो, है ना। तो उसमें मैंने एमसीक्यूज वगैरह डाले हैं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। ओके, चलो जी। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हमारा हो चुका था, ठीक है। अगर थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम लोगों ने दो चीजें जो लास्ट में पढ़ी थी दैट वाज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। सो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा क्या बनता है, हमारा बेसिकली बनता है माइक्रोस्पोर्स, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आई गेस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहा था तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे मियोसिस या कह सकते हैं मियोटिक डिवीजन हुआ था। ओके, अच्छा, दूसरा हमारा क्या था, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस थोड़े बड़े बड़े वर्ड है लेकिन आराम से समझ में आ जाएंगे। मैंने इनको सबको लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से करवाया है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, मतलब ये आप लोग पहला लेक्चर देख रहे हैं, सो आप लेक्चर नंबर 1 देख लेना, ठीक है। वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हमारा क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर से, ठीक है, जब माइक्रोस्पोर से हमारा क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, या कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कह लीजिए, ठीक है, या आप कह लीजिए पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर हमारा हैप्लॉइड होता है और जो मेल गैमेटोफाइट बनता है उसके अंदर भी सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके दौरान होता है कौन सा डिवीजन, इसके दौरान होता है माइटोसिस, ठीक है। चलो जी, माइटोसिस की स्पेलिंग जरा सही कर दें, माइटोसिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोगों ने बोला था कि पोलन ग्रेन बन रहा है, तो पोलन ग्रेन जब बन रहा था तो मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी बताई थी कि भाई देखो 2 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं कराऊंगा ये, क्योंकि मैंने पहले करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को एक तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, एंड उसके बाद से हम शुरुआत कर देंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। सो बस 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे विद पिस्टल और वी कैन से फीमेल पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज हमारा माइक्रोस्पोर। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। तो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होना के बाद क्या कह सकते हैं कुछ इस तरीके का सेल बनता है
जहाँ पे हम लोगों को अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है। अनइक्वल डिवीजन यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सेल देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, और एक बड़ा सेल देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को फिर फर्दर आगे बताया था कि जनरेटिव सेल के अंदर एक और माइटोसिस होता है, तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। सारी कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मेरे को अब आपको ना इसके जरा वॉल्स वगैरह के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। अगर आप पीछे वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, सो आप लोगों को यहाँ पे 2 सेल्स दिख रहे हैं। ये देखो, एक जनरेटिव सेल दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, और आप लोगों को उसका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को एक वेजिटेटिव सेल दिखाई दे रहा है। जनरेटिव सेल जो होता है वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 2 लेयर दिख रही होंगी, ठीक है, एक अंदर वाली लेयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटाइन, और एक बाहर लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा अपने हिसाब से, क्योंकि ये इमेज है, इतने अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया है, सो उसको मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं, और यहीं पे ड्रॉ करता हूं क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव के और जनरेटिव सेल के फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। ओके, चलो जी, सो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये पोलन ग्रेन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक हमारा क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसकी शेप काफी इरेगुलर होती है, तो मैंने इसका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस ऑफ वीसी लिख देते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, वीसी लिखा और कुछ नहीं लिखा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम बना देते हैं एक क्या, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, किसका, जनरेटिव सेल, तो जीसी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा है कोई हमारा ऐसा वर्ड है जो बी से शुरू नहीं हो रहा, वरना फिर बी से लिखना पड़ता। तो बाकी ये हमारा वेजिटेटिव सेल हो गया पूरा बड़ा सा, ये नीचे छोटा सा हमारा जनरेटिव सेल हो गया। ये जो आप लोगों को मैंने येलो कलर से लेयर बनाई है, ठीक है, इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा अच्छे तरीके से हम इसको बना देते हैं, सही है। अब ये जो आपको अंदर वाली लेयर दिख रही है, पोलन ग्रेन की जो पहली लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटाइन। दिस लेयर इज कॉल्ड एंटाइन, इसको हम क्या कहते हैं, एंटाइन बोलते हैं। एंटाइन बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की, किसकी, सेल्यूलोज और पैक्टिन, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। अब एंटाइन के ऊपर एक और लेयर होती है। अच्छा, एंटाइन के बारे में एक और बात, एंटाइन जो होता है कैसा होता है, थिन होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं पे एब्सेंट वगैरह नहीं होता है, पूरा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे से एक और लेयर जो थिक होती है थोड़ी सी, लेकिन ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये लेयर कुछ कुछ जगहों पे एब्सेंट होती है। ये लेयर जो है हमारी कुछ कुछ जगहों पे एब्सेंट होती है, ये काफी थिन होती है, ठीक है। सो इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, मेरे को बस ये दिखाना है कि ये वाली जो लेयर है काफी थिक है, ठीक है, दिस लेयर इज थिक। ओहो, क्या बात है, हो गया। अच्छा, तो जो ये हमारी थिक वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। दिस इज कॉल्ड एक्साइन। एक्साइन की अगर मैं बात करूं तो एक्साइन जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से बता दूं, मैंने बोला यार देखो वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है, जनरेटिव सेल का क्या फंक्शन है, उसको मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे बगल में लिखे भी हुए हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके ऊपर 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। एक होती है एंटाइन, सो एंटाइन जो होती है हमारी कौन सी होती है, अंदर की तरफ होती है, तो इनर वाली जो होती है हमारी वो कहलाती है एंटाइन, ठीक है। आउटर वाली, एग्जिट वाली, बाहर वाली, ठीक है, दैट इज एक्साइन। तो बाहर वाली जो होती है हमारी दैट इज एक्साइन, ओके। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और अगर हम बात करें एंटाइन की तो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का और पैक्टिन का। एंटाइन थिन होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है। एक्साइन हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा है, थिक है, ओके, एंड कुछ कुछ जगह पे बहुत कह सकते हैं एब्सेंट भी कह सकते हो, थिन भी है, तो यहां पे लिख देते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक स्टेप और आगे,
अगर हम बात करें किसकी, स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन जो होता है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। ये कह सकते हैं काफी रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, काफी रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। तो आप रेजिस्टेंट लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, आप हार्डेस्ट लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं कि ये काफी कैसा होता है, रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाइन के ऊपर अगर आप कुछ भी एसिड्स डालते हैं कोई असर नहीं होगा, अगर आप इसके ऊपर कुछ एल्कली डालते हैं कोई असर नहीं होगा, अगर आप लोग इसके ऊपर टेम्परेचर लग जाते हैं कोई फर्क नहीं होगा, मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एग्जाइन को कुछ नहीं होगा। एग्जाइन जो है एक रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस भी कह सकते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस भी होता है। और ये क्या बनाता है, ये पोलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाता है। हम लोग पढ़ते हैं, आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे कि कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, वो सालों तक एज इट इज रहते हैं। क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एग्जाइन। पोलन ग्रेन को हम लोग पोलन बैंक, जहां पे पोलन को स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पे या क्रायो प्रिजर्वेशन में, कैसे स्टोर कर पाते हैं, समहाउ बिकॉज ऑफ एग्जाइन ऑल्सो, क्योंकि एग्जाइन उनको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और नेक्स्ट, यहां पे आप देखेंगे कुछ कुछ जगह पे हमारा क्या है, एग्जाइन एब्सेंट है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर, इस जगह को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यहां से क्या होता है, यहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। अब ये पोलन ट्यूब क्या है ये आप लोगों को आगे पता लग जाएगा, बट बस इतना समझिए कि ये पोलन ट्यूब यहां से एमर्ज करती है। क्या होती है पोलन ट्यूब, क्या काम है, तो अगर बेसिक में बताऊं तो बेसिकली मतलब मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचाती है, ठीक है। कैसे पहुंचाती है, दैट इज पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट, तो उसमें उसको हम देख लेंगे। अगर हम बात करें अब वेजिटेटिव सेल की और जनरेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल देखो लार्ज होता है, जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है। वेजिटेटिव के अंदर फूड रिजर्व काफी ज्यादा होता है और जनरेटिव के अंदर फूड रिजर्व नहीं होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, इररेगुलर है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, स्मॉल स्पिंडल शेप है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। हमारा जो वेजिटेटिव सेल है इसकी जो सबसे खास बात है, ये बनाता है क्या, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। और जनरेटिव सेल जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये आगे जाके डिवाइड करता है और बनाता है मेल गैमीट्स। तो ये बनाता है क्या, मेल गैमीट्स। सो कल को आप लोगों से अगर कोई पोलन का स्ट्रक्चर पूछे तो आप वहां पे बता सकते हैं कि भैया देखो दो सेल होते हैं, एक लार्ज वेजिटेटिव और स्मॉल जनरेटिव, उसके बारे में सारे पॉइंट्स लिख दोगे। इसकी जो इनर वॉल होती है इंटाइन होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है, थिन है और कॉन्टिन्यूस है। आउटर एक्साइन है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, थिक है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे एब्सेंट होती है। एंड दैट प्लेसेस आर कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर कौन सी जगह होती है, जहां पे एक्साइन थिन हो या एब्सेंट हो, ठीक है। तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, जर्म पोर पे एक्साइन थिन होती है या एब्सेंट होती है, ठीक है, कौन, एक्साइन। चलो जी, यहां पे हमारा पोलन ग्रेन होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पिस्टल के बारे में, ठीक है। सो पिस्टल इज बेसिकली व्हाट, पिस्टल इज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। जैसे स्टेमन जो था दैट वाज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर, उसी तरीके से पिस्टल जो होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। अब जरूरी नहीं है कि कहते हैं, कभी कभी होता है ना कि फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टल्स देखने को मिलते हैं। एंड क्लास 11th में आपका एक चैप्टर था मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग दो केस स्टडीज देखते हैं, दो कह सकते हैं कंडीशंस देखते हैं। एक कंडीशन जो होती है हमारी दैट इज कौन सा, कह लो कि एपोकार्पस वाला कह लेते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन जो होता है हमारा दैट इज कौन सा, सिनकार्पस वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, पिस्टल दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को उसके ऊपर स्टिग्मा दिख रहे हैं। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वो बात ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो अगर पिस्टल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है, ठीक है जी, है ना, चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, बढ़िया है। नाउ दिस प्लेटफॉर्म लाइक पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा वो पार्ट है जो रिसीव करता है क्या, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन। अभी शायद चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही होंगी कि पोलन ग्रेन कैसे आएगा, कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीजें कनेक्ट होती रहेंगी। हम लोगों ने ये समझ लिया कि पोलन ग्रेन कहां बन रहा है, हमारे क्या कहते हैं, एंथर के अंदर बन रहा है। वहां से पोलन ग्रेन को निकल के आना जरूरी है स्टिग्मा के ऊपर। क्यों जरूरी है अभी बताते हैं। ये जो आप लोगों को बेसल स्वॉलन पार्ट दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, ठीक है। ये क्या है, बेसल, बेसल मतलब नीचे की तरफ, स्वॉलन पार्ट, स्वॉलन पार्ट, ठीक है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ये कह सकते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है क्या कहते हैं कि एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो सकता है कि भाई एक की जगह 4 भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, प्लांट टू प्लांट इट डिपेंड्स। ये जो बीच का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ट्यूब लाइक पोर्शन, जो बेसिकली स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल क्या है, बेसिकली एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किसको, जो कनेक्ट करता है किसको, स्टिग्मा को ओवरी से, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को किससे, ओवरी से, ठीक है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर बनता है क्या, इन्हीं के अंदर बनता है क्या, हमारा फीमेल गैमीट। कैसे बनता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन्हीं के अंदर बनता है फीमेल गैमीट, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर पोलन ग्रेन यहां पे गिरेगा, अगर पोलन ग्रेन यहां पे आए, मैंने कहा कि क्यों आए पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन अगर यहां पे आएगा फिर वो जाएगा फीमेल गैमीट के पास और उसके साथ जाके फ्यूज होगा, तो ही तो जायगोट बनेगा ना। और इन दी एंड हम लोगों को क्या करवाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन जब हमारे फ्यूज होंगे एग के साथ या फीमेल गैमीट के साथ, तभी तो फ्यूजन होगा, या कह सकते हैं तभी तो हमारा जायगोट बनेगा। फिर आगे फर्दर सीड वगैरह जो बनना होगा, फ्रूट वगैरह बनना होगा, वो बाद में बनेगा, बट पहले ये करवाना जरूरी है। तो उसके लिए पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे नहीं आता, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ठीक है, ये अपना फीमेल गैमीट ओव्यूल्स के अंदर बनता है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को पिस्टल दे रखा है, पिस्टल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और कार्पेल के साथ साथ इसको हम गाइनोशियम भी बोल देते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पिस्टल जो होता है, जैसे हम लोगों ने बोला कि यार स्टेमन जैसे किसी फ्लावर के अंदर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते भी थे, सिनेंड्रस कंडीशन जहाँ पे स्टेमन फ्यूज होते थे, ठीक है, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस कंडीशन, तो वो तो चलो ठीक है 11th क्लास का था। बट यहाँ पे अब इमेज दे रखी है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी पिस्टल प्रेजेंट है सारे के सारे फ्यूज हैं। अगर आप ऊपर स्टिग्मा भी देखेंगे तो सारे के सारे स्टिग्मा फ्यूज हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे हम लोग पिस्टल को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या हो हमारे, जहाँ पे कार्पल्स फ्यूज्ड हो या पिस्टल फ्यूज्ड हो, ठीक है। जहाँ पे फ्री होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीकार्पस कंडीशन, ठीक है, या एपो भी बोल सकते हैं, एपो कार्पस, सॉरी एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। थोड़ा सही लिख दूं, सही से लिख दूं क्या उसको, मैं थोड़ा सा सही कर देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, जहां पे फ्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, एपोकार्पस, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी, बहुत सारी अगर प्रेजेंट है तो सारी की सारी कार्पल्स कैसी होंगी, फ्री होंगी, ठीक है। सिनकार्पस में अगर प्रेजेंट है तो सिन वर्ड जो होता है यूज होता है किसके लिए, फ्यूज्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सिनकार्पस, जहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है, पिस्टल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, बट फ्यूज्ड फॉर्म में है। एपोकार्पस में सारे के सारे फ्री फॉर्म में है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोगों को मतलब स्टिग्मा से है और ओव्यूल से है, ओवरी वगैरह बाद में फ्रूट बन जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बात की बात है। बट हम लोगों को मतलब मेनली किससे है, ओव्यूल से है। जैसे कि एंथर को हम लोगों ने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। उसी तरीके से ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल, इसके अंदर बनता है मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर बनता है क्या, ओव्यूल के अंदर बनता है मेगास्पोर, या मेगास्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओव्यूल जो है अगर आप उसको कंपेयर करना चाहेंगे किसी मेल पार्ट से तो किससे कंपेयर कर सकते हैं, सो आंसर विल बी एंथर। जिस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उसी तरीके से ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या बनता है हमारा, मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब उल्टा करके दे रखा है,
है ना। मैं इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए, आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को बस मैं घुमा के ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। चलो जी, सो इसको मैं इरेज कर दूं, बहुत बढ़िया। यहां पे लिख देते हैं बस ओव्यूल। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है, तो वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में करवाया है, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम से, ठीक है, ओके। चलो जी, इतना ही टाइम लगता है ओव्यूल को बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस बन गया, ठीक है, बस इतना ही समय लगता है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात, आराम से बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल के अंदर होती है सबसे पहले एक डंडी, जो कि होना जरूरी भी है ना बाबा। ओव्यूल हमारा किससे अटैच्ड होता है? ओवरी से अटैच्ड होता है। तो ओवरी से अटैच्ड होने के लिए उसको क्या चाहिए? एक स्टॉक चाहिए, एक डंडी चाहिए। एंड इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल क्या है? एक स्टॉक है जो क्या करता है, जो ओवरी को, या कह सकते हैं सॉरी, ओव्यूल को, जो ओव्यूल को अटैच करवाता है किससे? ओवरी से, और वीकेंड से प्लासेंटा से। ओवरी से और वीकेंड से प्लासेंटा से। जैसे अगर आप पीछे वाले डायग्राम में भी देखेंगे तो मैंने यहां पे देखो एक डंडे की हेल्प से ओव्यूल को ओवरी की वॉल से जोड़ रखा है, ठीक है। सो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है बेसिकली फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल एक वो स्टॉक है, एक वो डंडी है जिसकी हेल्प से हमारा जो ओव्यूल है, इट इज अटैच टू दी प्लासेंटा, और वी कैन से ओवरी, और वी कैन से मैटरनल टिश्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात अगर हम करें ओव्यूल की, तो जिस पोर्शन या ओव्यूल के जिस पार्ट से या जिस लाइन से, ओव्यूल के जिस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट से या जिस रीजन से फ्यूनिकल अटैच्ड होता है, ठीक है, पॉइंट और वी कैन से रीजन ऑन ओव्यूल, ठीक है, ऑन ओव्यूल, जहां पे हमारा फ्यूनिकल अटैच करता है, ठीक है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। HILUM, हाइलम। तो हाइलम क्या है? पॉइंट है और रीजन है ओव्यूल के ऊपर, जहां पे हमारा क्या करता है? जहां पे फ्यूनिकल अटैच करता है, जहां पे फ्यूनिकल अटैच होता है किससे? ओव्यूल से, ठीक है जी। अब इसकी होती हैं दो वॉल्स, एक होती है आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, एक होती है क्या? आउटर इंटेगुमेंट। एंथर के अंदर हम लोगों ने 4 देखी थी, यहां पे 2 ही होती है, एक होती है आउटर इंटेगुमेंट और एक होती है इनर इंटेगुमेंट। एक होती है क्या? इनर इंटेगुमेंट। अच्छा जी, इनर इंटेगुमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू। यहां पे होता है क्या? पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। 2N लिखा है मैंने, डिप्लॉइड। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अभी 2N ही है। सारे के सारे सेल्स, जैसे कि एंथर के अंदर भी हम लोगों ने देखे थे, सारे के सारे सेल्स 2N थे। हाँ, जो अपना वो था टैपेटम जो था, उसके अंदर हम लोगों को पॉलीप्लॉइड कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो वहां पे 3N 4N होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अभी सारे के सारे 2N है। ये हमारा एक ओव्यूल है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। हम लोगों ने क्या बोला कि भैया देखो, एक स्टॉक है जिसको हम लोगों ने बोला फ्यूनिकल, इससे हमारा ओव्यूल अटैच करता है किससे? ओवरी से। पॉइंट और रीजन जहां पे ओव्यूल, या पॉइंट और रीजन ऑन ओव्यूल जहां पे फ्यूनिकल अटैच करता है, उसको हम कहते हैं हाइलम। ओव्यूल की होती है 2 कवरिंग, जिसको हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट के अंदर होता है टिश्यू, जिसको हम कहते हैं, या पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। यहां तक बात क्लियर है? बढ़िया है। अच्छा, ये न्यूसेलस को आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं टू स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू वही है जिसने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाए थे। सो दिस न्यूसेलस इज इक्विवेलेंट टू स्पोरोजेनस टिश्यू। अब कहानी क्या होती है? ठीक है, एक बार फिर से मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, उसमें 1-2 चीजें और बतानी है मेरे को, सॉरी, मेरे को भी याद आ गया। अच्छा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 1-2 चीजें और बतानी है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, सो ये एक पॉइंट है जहां पे मैंने इंटेगुमेंट्स ड्रॉ नहीं करी है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ नहीं करी है, यहां पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं।
जिस पॉइंट पे या जिस रीजन में इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं ओव्यूल का, वो पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। उसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का फंक्शन आप लोगों को आगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप बस ये मान के चलिए कि इस रीजन से ही पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर टू फ्यूज विद क्या कहते हैं, मेल गैमेट। माइक्रोपाइल की जस्ट अपोजिट वाला रीजन जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, चैलेजल एंड। चैलेजल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला रीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, चैलेजल एंड कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, चैलेजल एंड। ठीक है, चैलेजल एंड बेसिकली ओव्यूल का बेस भी होता है। ठीक है, तो उसको आप बेसल पार्ट भी कह सकते हैं या बेसल एंड भी कह सकते हैं। ओव्यूल का ये बेस भी होता है तो उसका बेसल पार्ट भी कह सकते हैं या बेसल एंड भी कह सकते हैं। अब वापस से इस वाले डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, चलो जी, यहां पे मैंने एक लेयर बना दी, यहां पे मैंने दूसरी लेयर बना दी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है जी, इसको ऊपर तक कर देते हैं, बस काम हो गो। नाउ अभी मेरे को किसी से मतलब नहीं है, अभी मैं यहाँ पे आपको इंटेगुमेंट के बारे में नहीं बोलूंगा, फ्यूनिकल के बारे में नहीं बोलूंगा, माइक्रोपाइल के बारे में नहीं बोलूंगा, ना ही चैलेजल के बारे में बोलूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर में प्रेजेंट होता है एक टिश्यू, दैट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है हमारा कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस होता है। इसका नेचर कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस। अब कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। न्यूसेलस का एक सेल कह लो, ठीक है, न्यूसेलस का एक सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है। बहुत बड़ा न्यूसेलस है, इसका एक सेल, मान लो कि यहाँ पे कोई सेल था, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करता है। और यूजुअली माइक्रोपाइल के पास वाला सेल डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल के पास वाला ही सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, एंड दिस सेल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, डिफरेंसेस भी नोट करना शुरू कर देना। अब मेगास्पोर मदर सेल, अगर आप लोगों को याद होगा और अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बोला था कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं उसके सेल्स वर्ड मैंने यूज करा था, डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। तो वहां पे मदर सेल बहुत सारे बन रहे थे, जिस वजह से माइक्रोस्पोर्स बहुत सारे बन रहे थे एंड उस वजह से पोलन ग्रेन भी बहुत सारे बन रहे थे। यहां पे क्या बोला गया कि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, अभी यहां पे हमने बोला कि एक बना, यहां पे एक सेल न्यूसेलस का डिफरेंशिएट करा और मेगास्पोर मदर सेल वो उसकी तरह एक्ट कर रहा है। यूजुअली पर ओव्यूल एक ही एम्ब्रियोसेक होता है, यूजुअली, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में। कल को कोई बोले कि भैया मेरे टीचर ने ऐसा बोला था कि ओव्यूल के अंदर ज्यादा एम्ब्रियोसेक होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने कहा यूजुअली एक होता है। ठीक है, डेफिनेटली हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है, या कुछ कुछ केस में आप लोगों को दो भी देखने को मिल सकते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी का केस बताऊंगा मैं। ठीक है, बट यूजुअली एक मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट करता है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग अगर अब सेम चीज अप्लाई करनी है, आप लोगों को मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, और फिर क्या बनते हैं, अपने 4 सेल्स बनते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो न्यूसेलस है, यहाँ पे अपना न्यूसेलस का एक सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, बाकी सारे सेल्स ऐसे ही हैं एंड ये एक्ट कर रहा है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो यहाँ पे मियोसिस 1, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होने के बाद आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। मियोसिस 2 तो बल्कि किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे आधे हो चुके हैं। ये देखो मेगास्पोर डायड, डायड का मतलब होता है 2, तो एक मेगास्पोर ऊपर है, एक मेगास्पोर नीचे है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुआ है मियोसिस 2। मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, 1 एंड 2। तो मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को मेगास्पोर का टेट्राड मिल चुका है, यहाँ पे हम लोगों को 4 सेल्स मिल चुके हैं, और यहाँ पे सारे के सारे मेगास्पोर्स जो हैं कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। सारे के सारे मेगास्पोर्स जो हैं यहाँ पे वो कैसे हैं, वो हैप्लॉइड है। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। मियोसिस होने के बाद 2 मेगास्पोर बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहीं पे आधे हो चुके हैं। अब सेकंड मियोसिस डिवीजन हुआ, टोटल हमारे 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जब एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो चारों के चारों क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। चारों के चारों पोलन ग्रेन बनाते हैं मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कहानी डिफरेंट कैसी है, क्योंकि यहां पे भी 4 मेगास्पोर बन रहे हैं,
ठीक है, 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, बट इसमें से होता क्या है, इसमें से यूजुअली या कह सकते हैं नॉर्मल केस में 3 कर जाते हैं डीजनरेट, 3 कर जाते हैं डीजनरेट, और सिर्फ 1 मेगास्पोर बनाता है क्या, 1 मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेट। कैसे बनाता है वो भी बताऊंगा मैं, सिर्फ 1 मेगास्पोर। ठीक है, सो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस मेगास्पोर मदर सेल को मिटा करके एक यहाँ पे वो बनाना चाहूं, ठीक है, टेट्राड बनाना चाहूं, तो इस तरीके का हमारा एक टेट्राड बनता है। इसमें 4 सेल्स होते हैं, एक ऊपर, ये हो गए 4 सेल्स। अब डी जनरेट भी कौन सा करता है, डी जनरेट भी करते हैं कौन से, माइक्रोपाइल वाले, ये तीनों कर जाते हैं डी जनरेट। ठीक है, और ये जो होता है हमारा टुवर्ड्स चलेजल वाला, ये होता है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है कि फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो किस तरफ होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो कौन सा होता है, चलेजल की तरफ या चलेजल पोल की तरफ होता है। चलेजल एंड कह लो या चलेजल पोल कह लो, उस तरफ वाला जो मेगास्पोर होता है दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर। और अब इसी मेगास्पोर से एग बनेगा, कैसे बनेगा बताएंगे। ये जो प्रोसेस था मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनने का, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो यहां से हमारा मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना है, मेगास्पोर बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे भी लगा रखा है एक इमेज, ये देख लो, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बने, मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल बने, उसमें से 3 डी जनरेट कर गए और 1 फंक्शनल है। ठीक है, एंड हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होता है, चलेजल वाला होता है। बट मैं यहां पे एक बार लिख दूं, फॉर्मेशन ऑफ किसका, मेगास्पोर का, किससे, फ्रॉम मेगास्पोर का, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि मेगास्पोर यहाँ पे कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और मेगास्पोर मदर सेल हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और 4 की जगह यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 1 मेगास्पोर मिलता है। ठीक है, 1 मेगास्पोर मिलता है, और कौन सा वाला फंक्शनल होता है, चलेजल वाला मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। चलेजल वाला कैसा होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर है। देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें याद हो चुका है गेस कि चलेजल वाला मेगास्पोर फंक्शनल होता है एंड इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब होता क्या है, इसके अंदर होती है डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन होती है, और कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। कौन सी, माइटोसिस। यहां पे अब मियोटिक डिवीजन का कोई रोल नहीं है, मियोसिस हो गया। अब किसका रोल है, माइटोटिक डिवीजन। पहली बारी माइटोटिक डिवीजन होती है, 2 सेल बनते हैं, दोनों के दोनों सेल्स पोल्स की तरफ आ जाते हैं, या सेल्स के पोल की तरफ यहां पे आ जाते हैं। एंड माइटोटिक डिवीजन भी इस तरीके से होती है यहां पे कि सबसे पहले क्या होगा, यहां पे कैरियोकाइनेसिस होता है, या कह सकते हैं यहां पे सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये अभी नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म ये अभी नहीं हो रहा है। ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एक साथ होता है लास्ट में। ठीक है, यानी कि सेल बनते हैं एक बारी लास्ट में। अब यहां पे देखोगे तो पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल बने। दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, कितने सेल बने, 4 सेल बने। तीसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, टोटल सेल्स कितने हो गए, 8 हो गए हैं। टोटल सेल्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन 8 में से एक सेल यहां से, एक सेल यहां से, ये आते हैं कहां पे, सेंटर में, ये आते हैं सेंटर में, और वो कर जाते हैं फ्यूज। ये क्यों बता रहा हूं, उसका एक रीजन है। ठीक है, डेफिनेटली इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, सो एक बारी मैं यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ कर दूं क्या डायग्राम, वैसे तो यहाँ पे भी जगह है, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सो अब हुआ क्या, हुआ ये कि भैया देखो, ये यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे 8 सेल्स बन गए हैं। 8 सेल्स में से क्या होता है कि 3 सेल्स ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, या 3 सेल्स इस तरफ आ जाते हैं,
और 3 सेल्स हमारे इस तरफ आ जाते हैं और 2 सेल हमारे बीच में आ जाते हैं और बीच में आकर वो कर जाते हैं फ्यूज। 2 सेल हमारे बीच में आके कर जाते हैं फ्यूज। तो 3 सेल्स हमारे यहां पे आ गए हैं। 3 सेल्स आ जाते हैं कहां पे, चैलेजल एंड की तरफ। तो जो सेल्स चैलेजल एंड की तरफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। दीज आर एंटीपोडल्स, ठीक है। एंड याद रखना है सारे के सारे हमारे कैसे बने, सारे के सारे हैप्लॉइड मेगास्पोर से बने थे। तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। 2 सेल्स यहां पे आ जाते हैं नीचे की तरफ ज्यादा, ठीक है। इसमें बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। सिनर्जिड कहते हैं। सिनर्जिड भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। सिनर्जिड के पीछे आप लोगों को एक सेल दिख रहा है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं एग और फीमेल गैमीट। यही हमारा क्या है, एग और फीमेल गैमीट होता है। यही क्या है, एग और फीमेल गैमीट। सिनर्जिड और एग को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये बनाते हैं क्या, एग अपरेटस। क्या बनाते हैं ये, एग अपरेटस, ठीक है, बहुत बढ़िया, एग अपरेटस। सिनर्जिड के बेस पे प्रेजेंट होते हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका क्या फंक्शन होता है बाद में बताऊंगा मैं, बट पहले देख लो। सिनर्जिड के बेस पे होते हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से बोला था कि 8 में से 2 सेल बीच में आते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं क्या, सेंट्रल सेल। ये बनाते हैं क्या, सेंट्रल सेल। इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस जो थे पोल पे थे, ठीक है। तो पोल से आए थे और सेंटर में आके फ्यूज करे तो उसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। अच्छा, एंटीपोडल्स हमारे हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हमारा हैप्लॉइड है, एग भी हमारा हैप्लॉइड है, लेकिन सेंट्रल सेल जो होता है हमारा, ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब बहुत सारे बच्चों को आएगा सवाल, भैया क्यों? यार सिंपल सा लॉजिक है ना, 2 सेल के फ्यूजन से बना है। 2 सेल्स हमारे पोल से आए थे, सेंटर में फ्यूज करे तो एक का हाफ कितना हो गया, 2n हो गया, ठीक है। चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स होते हैं और ये हमारे एग सेल जो होता है किस तरफ होता है, ये एग अपरेटस जो होता है माइक्रोपाइल की तरफ होता है, माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ये हमारा क्या है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्पेलिंग जरा सही कर दें, एम्ब्रियो सैक, और वी कैन से दिस इज आर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर गैमेटोफाइट, इसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमीट, ठीक है। और इसी के अंदर हम देखेंगे फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा एग के साथ, ठीक है, तो हमारा जायगोट बनेगा और जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, तो इसी के अंदर हमारा एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को एक काउंट कर लेते हैं आराम से, 1 2 3 सेल्स ऊपर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 सेल्स नीचे देखने को मिल रहे हैं और एक सेल बीच में देखने को मिल रहा है। कितने हो गए टोटल, 7 सेल्स हो गए। लेकिन अगर न्यूक्लियाई काउंट करोगे तो 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3 6 हो गए, लेकिन 1 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। एम्ब्रियो सैक के अंदर हम लोगों को 7 सेल्स देखने को मिलते हैं, 7 सेल देखने को कंडीशन मिलती है, लेकिन उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2 सेल फ्यूज कर गए थे, ये वाले सेल जो आए थे सेंटर में, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पोलर न्यूक्लियर जो सेंटर में आए थे वो फ्यूज कर गए थे, तो उससे हमारा क्या बना, सेंट्रल सेल बना। तो उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, तो इसलिए एक सेल कम हो गया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे कंडीशन को या ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे, बट दिस इज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम एक प्लांट है, उसके अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है, ठीक है जी, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा कर रखा है, आप ये मत समझना कि यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा बना रखा है तो गलत है। असल में इन्होंने चैलेजल एंड नीचे ले रखा है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ ले रखा है, हम लोगों ने माइक्रोपाइल नीचे की तरफ ले रखा है, चैलेजल ऊपर की तरफ ले रखा है, डायग्राम दोनों सही है, ओके।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी देख लिया है, और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि एम्ब्रियो सेक जो होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो चालोजल एंड एंटीपोडल्स, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर, सेंट्रल सेल, यहाँ पे एग, यहाँ पे सिनर्जिड और फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इनका फंक्शन बता दीजिए कि क्या क्या इनका फंक्शन होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो ब्रीफ में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इनका मेन फंक्शन आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर एंटीपोडल्स की बात करूं तो एंटीपोडल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारे एग सेल को। ठीक है, सेंट्रल सेल का एज सच कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, सेंट्रल सेल अभी है, अभी हम आगे देखेंगे। सेंट्रल सेल जो है एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। तो भैया आप पूछोगे भैया एंडोस्पर्म क्या होता है क्या नहीं होता, तो जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, सॉरी फंक्शन बता दूंगा, अभी फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा गैमेटोजेनेसिस वगैरह जो है अच्छे तरीके से बता दिया है। अब कुछ केसेस हैं वो देख लेते हैं आप लोग, तो केसेस जरा ध्यान से देख लो। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो एम्ब्रियो सेक था, हमारा जो एम्ब्रियो सेक था वो किससे बना था, एम्ब्रियो सेक बना था हमारा बेसिकली एक फंक्शनल मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से। तो जब एम्ब्रियो सेक एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, मेगास्पोर से बनता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसको हम कहते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये मेगास्पोर मदर सेल है एक, इसमें मियोसिस हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस कंप्लीट हुआ तो 4 मेगास्पोर्स मिल गए, 4 में से 3 डीजनरेट कर गए, बचा एक। अब एक के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस 1 हुआ, फिर माइटोसिस 2, फिर माइटोसिस 3, तो हम लोगों को 8 सेल्स मिल गए। जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो सबसे पहले ऊपर वाला दे रखा है, ये सबसे बेसिक और सबसे कॉमन है जो पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बायोस्पोरिक में और अलिस्मा टाइप में यहाँ पे हमारा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर डिवीजन हुआ, हमारे क्या बने, 2 सेल्स बने, इसके अंदर मियोसिस 2 हुआ। लेकिन जब मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे देखो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, और ये पूरा का पूरा डायड यानी कि 2 सेल्स का ग्रुप पूरा का पूरा डीजनरेट कर गया। एंड अब उसके बाद डीजनरेट करने के बाद यहाँ पे हमारे जो 2 सेल्स हैं इनके अंदर क्या हुआ, एक बारी माइटोसिस हुआ और दूसरी बारी माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने सेल्स आ गए, 2 से 4 हुए। ठीक है, और 4 से यहाँ पे इन्होंने कम दिखा रखे हैं। ठीक है, वैसे एक और बारी असल में होता क्या है ना, इसमें माइटोसिस जब दूसरी बारी होता है तो बस नीचे वाले सेल्स में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सेल्स बनते हैं, अलिस्मा टाइप में टोटल 6 सेल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये कंडीशन भी आप याद रख सकते हैं। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यार एक मेगास्पोर बनाता है क्या, एक एम्ब्रियो सेक, बट हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे 2 मेगास्पोर जो हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे टेट्रास्पोरिक में तो क्या होता है, यहाँ पे पहला डिवीजन हुआ, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में 2 सेल बने, 2 से हमारे कितने बन गए, 4 सेल बन गए, 4 सेल बन गए। अब ये चारों के चारों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन में। तो अब इसके अंदर देखो माइटोसिस हुआ, 4 से 8 सेल्स बने, फिर से माइटोसिस हुआ, 8 से 16 सेल्स बन गए। तो टेट्रास्पोरिक में टोटल 16 सेल्स का बनता है एम्ब्रियो सेक। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एग अपरेटस है वो 3 सेल्स का ही बनेगा, चाहे 16 हो, 32 हो, 100 हो, करोड़ हो, 1000 हो, लाखों हो, एग अपरेटस 3 सेल्स का ही बनेगा। सेंट्रल सेल 2 सेल का ही बनेगा। ठीक है, बाकी के जो सेल्स होंगे वो जाके क्या बना देंगे, एंटीपोडल्स बना देंगे। ठीक है, सो दिस वाज टेट्रास्पोरिक। और ड्रूसा टाइप, ड्रूसा हमारा एक प्लांट होता है उसमें देखने को मिलता है। सबसे कॉमन है मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट जो हम लोगों को प्लांट्स में देखने को मिलता है। बायोस्पोरिक भी होता है, टेट्रास्पोरिक भी होता है। बस आपको ये पता लगना चाहिए कि मोनो का मतलब 1 मेगास्पोर से बन रहा है, बाय का मतलब 2 मेगास्पोर से बन रहा है, टेट्रा का मतलब 4 मेगास्पोर से बन रहा है। मोनो का एग्जांपल हो जाएगा पॉलीगोनम, बाय का हो जाएगा अलिस्मा एंड टेट्रा का हो जाएगा ड्रूसा। ठीक है, यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ पॉलिनेशन वगैरह की चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि पॉलिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फर्टिलाइजेशन पे पहुंचेंगे। अभी एक फिर से जो इंपॉर्टेंट बात मेरे को आप बोलनी है, लास्ट टाइम लेक्चर खत्म हो गया, आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब एक बारी फोन को पटक मत देना कि हाँ बस हो गया काम, जल्दी से इंस्टा खोलो, ये नहीं करना है कि हाँ बाबू का मैसेज आया पहले उसको रिप्लाई कर देते हैं, लेक्चर खत्म हो गया, ये नहीं करना है। अब चैट सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर रखा है हम लोगों ने, उस पिन कमेंट में आप लोगों को होमवर्क का लिंक मिल जाएगा,
उस होमवर्क के क्वेश्चंस को करो, जो नहीं हो रहे हैं उसको मार्क करो, ठीक है, एंड मार्क करके बता देना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में ही मैं उसको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और मेरे को बताना कि सारे क्वेश्चंस हुए हैं सॉल्व या नहीं हुए हैं, हर एक चीज़ मेरे को बतानी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई फीडबैक देना हो, लेक्चर में कोई दिक्कत लग रही हो, कहीं पे कुछ खराब लग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताना, उसको मैं फिर से करवाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।